Good mornings, all the aspirants. Welcome to Genesis IAS. Today we are going to discuss about the keywords. Keywords फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में. ये जो है बहुत सारे एस्पिरेंट मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके जो 3 अटैम्प्ट 4 अटैम्प्ट और इनफैक्ट कभी कभी वो अपने पूरे अटैम्प्ट भी देकर चले जाते हैं और सिलेक्शन नहीं हो पाता है. आपको यहाँ पे समझना होगा कि प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, इन तीनों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो इंटरव्यू है, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो मेंस है. तो मेंस में आपको जो है कंपटीशन जो है रिलेटिव है. यहाँ पे आप को जो है कोई पर्टिकुलर मार्क्स लाने पे आईएएस नहीं बना रहे हैं. यहाँ पे आपको रिलेटिवली आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो है आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे, या जो भी आपकी रैंक होगी उसके अकॉर्डिंगली आप बनोगे. तो हमको जो अपनी मेंस आंसर राइटिंग है उसको जो है इनरीच करना होता है. ठीक है, तो उस इनरिचमेंट के लिए ये कीवर्ड्स होते हैं. ये जो कीवर्ड्स की सीरीज चालू करी है ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. काफ़ी स्टूडेंट्स ने हमसे पूछा कि सर हमारे जो मार्क्स आ रहे हैं वो 5 के अराउंड आ रहे हैं, उसको हमें 6.5 किस तरीके से लेके जा सकते हैं. तो ये उसी के रिगार्डिंग है. तो जो बच्चे लोग कीवर्ड्स यूज़ नहीं करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है. अब यहाँ पे हम देखते हैं कैसे कीवर्ड्स को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन से कीवर्ड्स हैं. तो ये उसका पार्ट 1 है. चलिए स्टार्ट करते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको जेनेसिस आईएएस को, एंड जो उसका टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए. ठीक है, ताकि आपको आगे भी जो हमारी ये सीरीज चल रही है कीवर्ड वाली, इसमें आपको जो कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो वो आपको मिल सके. ठीक है, तो सबसे पहला कीवर्ड्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं वो है 5 आइज. देखिए, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन एग्रीकल्चर से रिलेटेड आता है, ठीक है, तो एग्रीकल्चर के जो एस्पेक्ट्स होते हैं आपका, जैसे इरिगेशन होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इन्वेस्टमेंट होती है, इंश्योरेंस होता है, इंटेंसिफिकेशन होता है. अब आप मैं अगर एक एक करके डिस्कस करूं तो जो एग्रीकल्चर होता है, तो हमारे यहाँ पे जो एग्रीकल्चर फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, मानसून बेस्ड इरिगेशन है. ओके, तो आपको अगर कहीं पे चैलेंजेस के बारे में लिखना हो इरिगेशन में, तो अगर आपको एग्रीकल्चर के चैलेंजेस में लिखना हो तो एक इरिगेशन बहुत बड़ा चैलेंज है, और ओवर इरिगेशन भी बहुत बड़ा चैलेंज है. जैसा कि हमने पंजाब और हरियाणा में देख रहे हैं कि वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी है, लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पे ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है रिसोर्सेज का. तो हमको जो है सस्टेनेबल इरिगेशन करना चाहिए. दूसरा, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका जैसे कोल्ड स्टोरेज आ जाता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस आ जाते हैं. फिर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो क्रेडिट फैसिलिटी अभी भी फॉर्मलाइजेशन नहीं है. नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी लोग अभी भी मनी लैंडर्स के थ्रू ही रहते हैं. फिर इंश्योरेंस की बात करें, हालांकि इंश्योरेंस में काफ़ी सही हुआ है हमारा, जो कि आपका जैसे ये फसल बीमा योजना है उसमें भी मॉडिफिकेशन करे गए हैं. अभी उसमें ये कर दिया गया है कि आपको जो है कोई पर्टिकुलर मैंडेटरी नहीं है कि जिसने लोन लिया है उसको कराना ही कराना है. ठीक है, फिर आपका इंटेंसिफिकेशन है. हमारी जो एग्रीकल्चर होती है वो जो हमारी सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होती है, ठीक है, तो उसको हमको कॉमर्शलाइज करना है जिससे फार्मर की इनकम डबल हो सके. तो फ्रेंड, इसको आप यूज़ कैसे करेंगे? जैसे कोई भी क्वेश्चन आता है आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे आप, उसमें उस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको अपने माइंड में फ्रेमवर्क बनाना है कि हाँ मेरे को इरिगेशन पे एक पॉइंट लिखना है, मेरे को बेसिकली 5 आई पे सोचना है. और ये ऐसा नहीं है 5 आई में आप जैसे कुछ आई का यूज़ अलग क्वेश्चन में भी कर सकते हैं. सपोज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई क्वेश्चन आता है उस पर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी इन्वेस्टमेंट का एक एस्पेक्ट रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का एस्पेक्ट रहेगा, इंटेंसिफिकेशन का एस्पेक्ट रहेगा. तो ये 5 आई को जो है आप जो GS 1 2 3 4, ठीक है, कहीं पे भी जो है यूज़ कर सकते हैं. जैसे जैसे आंसर आप लिखते जाएंगे तो आपको मॉडिफिकेशन के थ्रू. ठीक है, अब एक दूसरा जो हमारा कीवर्ड है वो है 4D. 4D जैसे आपको पता होगा कि 4D आपका है डिमांड है, डेमोक्रेसी है, डिरेगुलेशन है, डेमोग्राफी है. ये 4 एस्पेक्ट जो है आप GS पेपर 3 में बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं, कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हैं. आपको वे फॉरवर्ड लिखना है उसमें यूज़ कर सकते हैं कि हाँ इंडिया को जो है अपना डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो हो रहा है या डेमोग्राफिक स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए. पॉलिसीज़ हैं वो जो है बहुत ज़्यादा ओवर रेगुलराइज्ड हैं, उनको डीरेगुलराइज करना चाहिए. हमें जो है डेमोक्रेटिक वे में ऑल स्टेक होल्डर अप्रोच लेके डेवलपमेंट करना चाहिए. चौथा है डिमांड ड्राइवन डेवलपमेंट होना चाहिए. ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो. तो ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है. तो आपको 4D को आप GS 1 में भी यूज़ कर सकते हो, GS 2 में भी यूज़ कर सकते हो, और GS 3 में भी यूज़ कर सकते हो. फिर आपका 5E है.
5 ही आपका होता है इंगेजमेंट, इफ़िशिएंसी, इफ़ेक्टिवनेस, इथिक्स एंड इक्वलिटी। इनको भी आप जो है अलग अलग कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हो, ठीक है, चैलेंजेस वे फॉर्मूल में। ये जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो भी है मैं बता रहा हूँ, ये आपको यूज़ करने हैं। और यूज़ कैसे करोगे आप, जैसे जैसे आप रेगुलर मेंस की आंसर राइटिंग करते जाओगे तो उसमें आपको जो पॉइंट है, जैसे एक ऑर्डिनरी आंसर होता है, ऑर्डिनरी आंसर में क्या हो जाता है, कोई पॉइंट्स वगैरह मिस हो जाते हैं, लेकिन आप जब इन कीवर्ड्स का यूज़ करोगे तो आपके जो पॉइंट्स हैं ना वो मिस नहीं होंगे, आपके माइंड में रहने चाहिए। इनको आप नोट्स बना लीजिए एक छोटे से, ठीक है, तो वो अच्छा रहेगा। और इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। फिर आपका एक 4R होता है जिसमें हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं प्रॉब्लम को, रिकैपिटलाइज करते हैं। ये हालांकि ये बैंकिंग से रिलेटेड है, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर से, तो इसमें आप कर सकते हैं, ठीक है, रेजोल्यूशन कर सकते हैं, रिफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ये है कि हमको सबसे पहले हमारी जो, जैसे अगर मैं सपोज एक एग्जांपल लूँ एनपीए का, तो एनपीए में क्या है कि जैसे हमको रिकॉग्नाइज करना है कि हमारा इतना एनपीए हो रहा है। फिर हमको बैंकों को जो क्या है कि बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डबल, जो आपका जो डुअल बैलेंस शीट प्रॉब्लम आएगी, तो उसको भी जो है हमको सॉल्व करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रिकैपिटलाइजेशन करना पड़ेगा। फिर हमको रिजोल्यूशन बनाना होगा, जैसे हमारा आईबीसी फ्रेमवर्क है बैंकिंग में, और जो भी रिफॉर्म्स भी हैं, और भी जैसे हमारे फ्यूचरिस्टिक रिफॉर्म्स है, जैसे विश्वास से, जैसे आपका ये है ना, क्या नाम है, विवाद से विश्वास स्कीम डायरेक्ट टैक्सेस के लिए। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, ये इन एस्पेक्ट्स को लिख सकते हैं। और ये आपका देखिए प्रॉब्लम जो, किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए 4R होता है कि रिकॉग्नाइज करना होता है, उसको रिकैपिटलाइज करना होता है। रिकैपिटलाइजेशन के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, इट इज़ नॉट अबाउट ओनली मॉनेटरी रिकैपिटलाइजेशन, ठीक है। ऐसे आपको कोई भी रिजोल्यूशन देना है। तो जब ये 4 पॉइंट आपके दिमाग में रहेंगे तो आप क्या करेंगे, कोई भी आर्टिकल पढ़ते हुए, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, तो आप इस फ्रेमवर्क में पढ़ते रहेंगे कि हाँ मेंस में ये पॉइंट मेरे को कंसीडर करना है, तो मेरे को 4R जो है पता होना चाहिए, ठीक है। फिर एक सबका साथ सबका विकास होता है, ये बहुत पेट लाइन है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दी थी। इसको आप एमएसएमई के साथ भी लिख सकते हैं, इसको आप अगर जो नॉर्थ साउथ डेवलपमेंट के केस में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कहीं भी ये लाइन जोड़ सकते हैं कि हमको जो है डेवलपमेंट करना है वो इनइक्वालिटी ना हो, तो वो इस तरीके से हो, सबका साथ सबका विकास हो, ठीक है। फिर आ जाता है आपका 3F, फंड फंक्शन फंक्शनरीज। फंड फंक्शन फंक्शनरीज क्या होते हैं, फंड फंक्शन फंक्शनरीज होते हैं कि जो कोई भी एक एस्पेक्ट होता है कि जो भी हमारा क्या बोलते हैं, बहुत कम डेवलपमेंट होता है किसी एरिया का, तो उसमें जो 3 एस्पेक्ट्स आते हैं कि वहाँ के जो फंक्शनरीज हैं वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ तो कुछ जगह पे जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वहाँ पे उनको प्रॉब्लम आती है काम करने में। फिर वहाँ के जो फंक्शंस होते हैं वो प्रॉपरली डिफाइंड नहीं होते हैं, ठीक है, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। फिर तीसरा रहता है कि फ़ंड की प्रॉब्लम, बिकॉज आपको अगर कोई भी इनिशिएटिव लेना है, सपोज़ आपको स्वच्छ भारत अभियान ले रहा है, तो उसमें भी बहुत सारी कैंपेन्स रन करनी होती है, टॉयलेट्स वगैरह बनवाने होते हैं, तो कहीं कहीं पे जो फंड रिलीज में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं और इसको आप किसी भी जो जीएस पेपर में यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट ये इथिक्स में ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहाँ पे हमारी केस स्टडीज़ आती हैं कि जो सिविल सर्वेंट काम कर रहा है लेकिन वो अच्छे से जो है काम नहीं कर पा रहा है, उसमें क्या क्या रीजंस होते हैं, ठीक है। तो आपको ये कीवर्ड्स अपने आंसर्स में डालने हैं। फिर आता है आपका क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको आप इथिक्स पेपर में लिखेंगे और इसको आप हर जगह लिख सकते हैं। जैसे हमारा पास अभी क्या है कि जैसे जो जो भी डेवलपमेंट होता है, जैसे क्रेडिबिलिटी हमारे पास, जैसे अभी सीबीआई की क्रेडिबिलिटी नहीं है, आपका कोई क्वेश्चन सीबीआई पे आ जाता है तो वहाँ पे आपको ये पॉइंट जो है उसमें इंक्लूड करना है चैलेंजेस में कि यहाँ वी आर फेसिंग द क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी। और आप कंक्लूजन में लिख सकते हो कि वी हैव टू अवॉइड द क्राइसिस ऑफ कैपेबिलिटी और रिड्यूस द क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी इन अ मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनर। इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। फिर आ जाता है आपका गवर्नेंस ट्रैप्स क्या हो जाते हैं, लाइक नेक्सेस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड द गवर्नमेंट एंड द गवर्नेंस ट्रैप्स में और क्या हो जाते हैं कि जो भी आपका, जैसे आपने कोई फंड अलोकेट करा है, ठीक है, वो फंड किसी पर्टिकुलर एक स्कीम के लिए किया है लेकिन उस फंड को डाइवर्ट करके दूसरी स्कीम में यूज़ कर लिया गया, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये गवर्नेंस ट्रैप हो जाते हैं, जैसे बहुत सारी एजेंसीज हैं वो अपना फंक्शन नहीं कर रही हैं, तो ये गवर्नेंस ट्रैप हो जाता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से जहाँ पे भी इस टाइप का कंटेक्स्ट मिले आपको मेंस के क्वेश्चन में, तो आप उसमें ये वाला कीवर्ड जो है यूज़ कर सकते हैं।
अब आ जाता है रेस टू बॉटम टू द रेस टू टॉप। ये जब हमको अपलिफ्टमेंट के बारे में अगर हम कहीं पे बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं कि हाँ जो हमको जो है कैसे और जो डेवलपमेंट मॉडल के एस्पेक्ट में भी इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो कि हमारा जो रेस टू बॉटम टू द रेस टू द टॉप होना चाहिए, सबका अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, ठीक है। फिर आया था वाइबल, प्रॉफिटेबल एंड सस्टेनेबल। ये हमारा जो कोई भी जैसे हम पर्टिकुलर प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं या कोई भी स्कीम लॉन्च कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि वो मतलब बहुत ही ज़्यादा आइडियलिस्टिक हो। उसको क्या होनी चाहिए, वायबल होनी चाहिए, प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, सस्टेनेबल होनी चाहिए। तो आप ये इसको कंक्लूजन में लिख सकते हो। बेसिकली जो कीवर्ड्स होते हैं वो मेनली आपके जो वे फॉरवर्ड्स होते हैं, चैलेंजेस होते हैं एंड कंक्लूजन होते हैं, इसमें बहुत हेल्प करते हैं। ट्रस्ट में, अगर मैंने बहुत सारे टॉपरों से बात करी है तो उन लोगों का यही बोलना है कि उनके जो मार्क्स थे या उनकी जो रैंक इम्प्रूव हुई थी वो इसी पर्पज़ से, इसी तरीके से हुई थी कि उन्होंने जो अपने आंसर्स में कीवर्ड्स का जो इनरिचमेंट स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एस्पेक्ट है। अब जो आगे जो, क्योंकि हम लोग टोटल 100 कीवर्ड्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो उसमें नेक्स्ट पार्ट 2 में ऐसी 10 कीवर्ड्स आएंगे। मैं लॉन्ग वीडियो इसलिए नहीं बता रहा हूँ, बोर हो जाते हैं लोग, ठीक है। इसी तरीके से हम 10 कीवर्ड डिस्कस करेंगे और हमारे 100 कीवर्ड्स हो जाएंगे जो कि हम GS 1 2 3 4 में इक्वली स्प्रेड कर देंगे और हमारा जो आंसर जो है बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आप हमारा मेंस आंसर राइटिंग का प्रोग्राम चल रहा है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जेनेसिस IAS टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और जो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी मेंस आंसर राइटिंग सीरीज़ को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू।